नमस्कार। ऐसे तो हर एक क्षेत्र में भ्रांतियां फैली हुई है, ऐसे आयुर्वेद के क्षेत्र में भी बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई है। वो भ्रांति के कारण व्यक्ति आयुर्वेद के सत्य तक नहीं पहुंच पाता है और कहीं ना कहीं आयुर्वेद की सुलभ औषधियां हाजिर होने पर भी उसका उपयोग नहीं कर पाता है और यहाँ वहाँ घूमता रहता है और अंत में जाकर वो रोग असाध्य या तो कष्ट साध्य हो जाता है या तो फिर वो रोग से दूसरे रोग भी हो जाते हैं। इसके लिए आयुर्वेद के फैक्ट्स उसको पता चले, इसके लिए हम आज चर्चा करेंगे इसके विषय पर, आयुर्वेदा मिथ्स एंड फैक्ट्स, यानी कि आयुर्वेद में प्रवर्तमान भ्रांतियां क्या है समाज में और उसके ऊपर हमारी राय या तो सत्य हकीकत क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सबसे पहली मिथ जो फैली हुई है पूरे समाज में और खास करके बौद्धिक और ऐसे जो सो कॉल्ड बौद्धिक लोग उसको बहुत बड़ी मात्रा में फैला रहे, वो है आयुर्वेद में सिर्फ घरेलू नुस्खे हैं। मतलब आयुर्वेद ऐसा कोई साइंस नहीं है, लेकिन उसमें कि घरेलू नुस्खे की बात है कि थोड़ी हल्दी ले लो, थोड़ा नमक ले लो, उसको लगा दो, या तो फिर थोड़ी हींगू ले लो और बस इतना ही बात है। थोड़ी चुटकी हींगू या चुटकी हल्दी या नमक, उससे आगे कोई बात नहीं है। तो मैं आज क्लियर करता हूँ, ये तो आयुर्वेद का एक भाग है, जो उसके ऊपर भी बड़ा साइंस है, उसकी कभी बात करेंगे। लेकिन मैं आपको और बताऊं कि इसके पीछे का साइंस क्या है, उससे पहले हम ये समझते हैं कि और ऐसी कौन सी साइंटिफिक बातें जो आज एलोपैथी भी वहां तक नहीं पहुंची है। तो सबसे पहला एक क्षार सूत्र, आपको पता है एनोरेक्टल सर्जरी जब होती है, यानी कि जब पाइल्स जो बहुत अरिवत कर्षत यानी कि अर्श नाम का जो रोग होता है, पाइल्स जिसको कहा जाता है, उसके ऑपरेशन में आज जो सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशन माना गया है, जो उसके मूल काट देता है और बाद में वो दूसरी बार नहीं होता है, तो एक सर्जरी का नाम है क्षार सूत्र। जो एक बार आपने क्षार सूत्र करवाया, दूसरी बार पाइल्स प्रायः नहीं होते हैं। तो ये आज भी क्षार सूत्र से सर्जरी हो रही है। इसका एक पूरा का पूरा विज्ञान आयुर्वेद ने आज से 5000 साल पहले बता दिया है। तो ये एक साइंस है। दूसरा हम देखें पंचकर्म। पंचकर्म भी एक इतना अद्भुत विज्ञान है। उस समय आयुर्वेद ने दोषों और धातु को समझकर पंचकर्म का विज्ञान डेवलप किया और उससे कई सारे रोगों में फायदा हुआ। तो शरीर के सूक्ष्म कोशों तक जाने की जो व्यवस्था है औषधियों की, वो व्यवस्था के साइंस के रूप में पंचकर्म को प्रस्थापित किया है। और तीसरा देखें तो शल्य क्रिया, यानी कि किस प्रकार से किसी शल्य को निकालना है। जैसे कोई कांटा चुभ गया, कोई गोली लग गई, कोई बाण, पहले के काल में तो बाण था शल्य के, तो वो चला गया, उसको किस तरह से निकालना है, घाव को ड्रेसिंग किस तरह से करना है, स्टरलाइज कैसे करना है, उसको फिर किस प्रकार का मलहम लगाना है और किस तरह से उसको फिर कवर कर देना है। यह पूरा की पूरी बात जब प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं था, जब किसी भी प्रकार का एंटीबायोटिक्स नहीं था, किसी भी प्रकार के ऐसे मेडिकल कॉटन या किसी भी प्रकार के स्टिचेस नहीं थे, तब उस समय पर महर्षि सुश्रुत ने यह विज्ञान को जन्म दिया था। इसके लिए फादर ऑफ सर्जरी के रूप में आज भी आप पढ़ेंगे तो इंसाइक्लोपीडिया और ब्रिटानिका में जवाब आएगा महर्षि सुश्रुत। यानी कि सुश्रुत मुनि ऐसे थे जो सर्जरी के पितामह है, उनसे ही पूरे जगत ने सर्जरी सीखी थी। इस सत्य को तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी भ्रांति है कि आयुर्वेद की दवाई में कोई विज्ञान नहीं है, ये ऐसे ही बनती है और यहाँ का वहाँ का कुछ मिला दिया और तीसरी वस्तु कुछ बन गई। बस इसमें जैसे एलोपैथी में एक प्रॉपर साइंस है, इस प्रकार का आयुर्वेद में उपलब्ध नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा और वो जान भी सकते हैं कि आयुर्वेद में पदार्थ विज्ञान का परमाणु तक सोचने का एक पूरा विज्ञान है। कितने परमाणु होते हैं, परमाणु की प्रक्रिया क्या होती है, उसके संस्कार क्या होते हैं, इसके लिए एक पदार्थ विज्ञान ऐसा विज्ञान है जिसको पढ़ने में ही 6 साल जितना समय लगता है। याद रखिए, 6 साल जितना समय तो केवल पदार्थ विज्ञान को समझने में लगता है, बराबर है। वो बेस है पूरे के पूरे आयुर्वेद का। दुर्भाग्य ये है कि आज पदार्थ विज्ञान पढ़े और समझे बिना ही बहुत सारी फार्मेसियां दवाई बना रही है, बहुत सारे चिकित्सा कर रहे हैं, इसलिए आयुर्वेद की ये स्थिति है। तो पदार्थ विज्ञान अद्भुत विज्ञान है, उसको पहले समझना चाहिए। दूसरे कहते हैं द्रव्य गुण विज्ञान। 2000 जितनी वनस्पतियां, 100 से ऊपर खनिज, धातुएं, विष, उपविष का एक गुण और दोष, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में द्रव्य गुण का विज्ञान प्रस्थापित हुआ है। ऋषि मुनियों ने दिव्य दृष्टि से जहर के भी गुण बताए हैं, अमृत के भी कुछ दोष भी बताए हैं। मात्रा
भी बताई है और समय भी बताया है। तो ऐसे अद्भुत द्रव्य गुण विज्ञान के जन्म से ही आज आयुर्वेद की हजारों दवाइयां नहीं केवल भारत में अपितु विदेशों में सब जगह पर वही परिणाम दे पाती है। उसका कारण है द्रव्य गुण का विज्ञान। हालांकि हम ये द्रव्य गुण विज्ञान आज जो पढ़ाया नहीं जाता है, अंश मात्र पढ़ाया जाता है, उससे संतुष्ट नहीं है। वैद्य लोग और मेहनत करेंगे और रिसर्च से हम खोजेंगे तो आयुर्वेद सही मायने में विश्व पथी बन सकती है। जैसे भारत विश्वगुरु बन सकता है, ऐसे आयुर्वेद विश्व की पथी या विश्व का विज्ञान बन सकता है। ये द्रव्य गुण का विज्ञान आयुर्वेद में है, तो ये कोई भ्रांति, ये कोई ऐसा ही सूडो साइंस नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक विज्ञान है। तीसरा है भेषज कल्पना विज्ञान। किस दवाई का क्या, किस वनस्पति का क्या उपयोग होता है। जैसे अश्वगंधा के मूल उपयोग होते हैं, नीम के पत्ते उपयोग होते हैं, किसी का फल उपयोग होता है, किसी की अंतर छाल, अर्जुन की छाल उपयोग होती है। किस वनस्पति के कौन से अंग में कौन सी रोग मिटाने की शक्ति है, वो दिव्य दृष्टि से ऋषि मुनियों ने देखकर उसका चूर्ण काम आएगा, उसकी वटीगुटी काम आएगी, उसका क्वाथ काम आएगा या उसकी भस्म काम आएगी, ये पूरा का पूरा लिख दिया है, जिसको कहा गया है भेषजीय कल्पना विज्ञान, यानी कि दवाई बनाने का एक विज्ञान। 10विध कल्पना बहुत ही प्रसिद्ध है भेषज कल्पना की, और उसके कारण ही आज वैद्य समाज पूरा का पूरा ऋषि मुनियों का ऋणी है। भेषज कल्पना जितना विज्ञान आयुर्वेद की सतह में छिपा है, इसके लिए आयुर्वेद की जो बड़ी दिखने वाली बिल्डिंग इसके मूल पर आज खड़ी है। तो ये दूसरी भ्रांति का भी आंसर हमने दिया है। तीसरे का है कि आयुर्वेद की दवाई धीरे असर करती है, मतलब वो धीरे धीरे रोग को मिटाती है। आज हमने ली तो कहीं 1 साल पे 2 साल पर मिटाएगी, कोई इमरजेंसी तो आयुर्वेद में है नहीं। तुरंत लिया तो तुरंत इफेक्ट तो होती नहीं है, ये भी हमारी भ्रांति है। आप रात को सिंपल सा रेचन ले लो, जैसे हरड़ ले लो, जैसे कि कुछ सामान्य सनाई पत्ती ले लो या कोई चूर्ण ले लो, सुबह पेट साफ हो जाता है। मतलब कितने घंटे में असर दिखाई? 5 या 6 घंटे में। और इतनी रेचक औषधियां है, जयपाल करके आता है नेपाला, उसका तो 1 बूंद तेल का ले लिया तो आपको 2 घंटे में ही विरेचन होकर 15-25 डायरिया हो जाएगा। इतनी सी अश्वकंचू की आती है, अश्वकंचूती की लेने से आप पूरे दिन डायरिया, पूरे दिन मल पानी की जैसे निकल जाएगा। आयुर्वेद की औषधियों में वो ताकत है, वो तुरंत असर दिखाती है। ली की 2 घंटे में असर है, तो ये धीरे धीरे असर करती है, बिल्कुल मिथ्या बात है। पारिजात ले लो, स्वर्ग का वृक्ष भगवान कृष्ण यहाँ लाए थे। आज के वात विकारों में अद्भुत औषधि है ये पारिजात। कितने भी पेन हो, पुराने पेन हो, जकड़न हो या हड्डियों की कोई भी बीमारी हो, पारिजात अमृत तुल्य काम करती है। 3 या 4 दिन में ही पेन में बहुत राहत मिल जाती है। ये पारिजात ऐसा तुरंत काम दिखाती है। ऐसी है रस औषधियाँ। आयुर्वेद की एंटीबायोटिक्स गिनी जाए तो ये रस औषधियाँ है। आयुर्वेद में जब से पारा, भस्म वगैरह का प्रचलन आया, नागार्जुन ने खोज की, तब से आयुर्वेद को एक बहुत बड़ा वरदान मिला। और रस औषधियों के प्रयोग से कॉम्प्लिकेटेड और तुरंत जिसमें परिणाम आता है, ऐसी औषधियाँ रस औषधियाँ कही जाती है। उसका उपयोग करने से किसी भी रोग में हम तुरंत परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी है प्रभावी औषधियाँ। उसका तो बहुत बड़ा लिस्ट है और बहुत सारे वीडियोस में हम बता भी चुके हैं, तो भी हम 2-3 बातें बता देते। जैसे पैरालिसिस में तिल तेल का प्रयोग हमने बता दिया है। जैसे ऐसी बहुत सारी औषधियाँ हैं जो प्रभावी रूप से कार्य करती है। मैं कहूँ शमी नाम की, खेजड़ी नाम का एक वृक्ष है, उसकी डाली को अपने सोने के तकिए के नीचे रखने से दुस्वप्न तुरंत ही 2-3 दिन में ही मतलब चले जाते हैं। सर्पगंधा नामक एक औषधि है जो आज भी हाई बीपी में बहुत अच्छा कार्य दिखाती है। 2-3-4 दिन में ही बीपी को कंट्रोल कर लेती है। तो ऐसी बहुत सारी औषधियां हैं जो प्रभावी रूप से कार्य करती है, अपने प्रभाव को दिखाती है। आज भी ये औषधियां मौजूद है, तो ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद की दवाई धीरे धीरे असर करेगी, तुरंत असर करती है। पेन क्योर के रूप में बहुत सारी औषधियां है, डाइजेशन के लिए बहुत सारी औषधियां है। ऐसी बहुत सारी औषधियां जो तुरंत परिणामदायी होती है। धीरे धीरे ऐसे कोई रोग में असर करती है तो दूसरी पैथी में भी ऐसी है जिसमें सालों तक दवाई लेनी पड़ती है। तो ये भी जो मिथ था उसके ऊपर जवाब दिया है। उसके बाद आयुर्वेद में मॉडर्न रोगों का कोई इलाज नहीं है। प्राचीन रोग थे उस पर तो बराबर था, लेकिन मॉडर्न नए नए रोग आ रहे हैं तो उसका कोई इलाज नहीं है, ऐसे लोग बहुत सारे लोग या डॉक्टर्स बता रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि आयुर्वेद में जैसे कोरोना हो गया,
तो कोरोना का उस समय नहीं था ऐसा नहीं है, कोरोना का नाम नया है। ऐसे तो वायरल पेंडेमिक डिसीजेज में आ जाता है जिसको आयुर्वेद में जनपदो ध्वंस बताया है। नाम नए नए होंगे लेकिन आयुर्वेद दोष को चिकित्सा करने के लिए बता रहा है। दोष तो 3 ही है, वात पित्त कफ। मनुष्य का शरीर ऐसा है, चेता तंत्र ऐसा है, पाचन तंत्र ऐसा है, उत्सर्जन तंत्र ऐसा ही है जब से सृष्टि है। तो आयुर्वेद की औषधियां कोई भी काल हो उतनी ही काम करेगी बस। और रोग का जो लेबल है उसके पीछे दोष का प्रकोप वैद्यों को देखना है, छात्रों को देखना है, बुद्धिमान को देखना है और उसके अनुसार चिकित्सा करे। आज भी परिणाम मिलता है। गिलोय और तुलसी का परिणाम हमको कोरोना में मिला ही था। दूसरा हम देखें साइकोसोमेटिक डिसीजेस। लोग ये कहते हैं कि साइकोसोमेटिक डिसीजेस की कोई चिकित्सा नहीं है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, बराबर है, जैसे कि ऐसे कोई साइकोसोमेटिक डिजीज है तो उसकी कोई चिकित्सा नहीं। तो ऐसा नहीं है। आयुर्वेद की पूरी एक चिकित्सा पद्धति इसके ऊपर है जिसको सत्वावजयी कहा गया है। ये बताते हुए मुझे आनंद भी होता है, दुख भी होता है। पूरे भारत में सत्वावजयी चिकित्सा भी कहीं बची है तो पूरे भारत में 2-3 जगह ही बची है। उसमें से एक संस्कृति आर्य गुरुकुलम है जो सत्वावजयी चिकित्सा के ऊपर कार्य करता है। देव व्यपाश्रयी चिकित्सा के ऊपर तो पिछले 100 सालों में कहीं शिविर नहीं होती थी, तो हमने 3 दिन की देव व्यपाश्रयी चिकित्सा को समझाने के लिए शिविर की थी और वो चिकित्सा के ऊपर भी हमारे पास रिसर्च करने के लिए आए। वो हम आह्वान करते हैं किसी को भी देव व्यपाश्रयी चिकित्सा के ऊपर कार्य करना हो या सत्वावजयी के ऊपर जो साइकोसोमेटिक डिसीजेज में काम आता है, जो आयुर्वेद का मनोविज्ञान कहा जाता है, तो उसके ऊपर भी बहुत सारे हैं। और हाँ, आयुर्वेद ने 16 मानस प्रकृति बताई है, तो ये मानस प्रकृति को समझने के लिए भी ये ज्ञान उपयोगी होता है। और लाइफस्टाइल डिसीजेज जितने भी है आजकल, जैसे डायबिटीज है और भी बहुत सारे रोग है, उसमें भी आयुर्वेद ने सालों पहले बताए हुए औषध आज भी काम आते हैं और आज भी परिणाम देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये रोगों की ट्रीटमेंट आज आयुर्वेद में नहीं है, बस हमको समझने की जरूरत है। और अंत में हम देखें तो आयुर्वेद में कोई मनोविज्ञान नहीं है, ऐसा लोग बता रहे हैं। तो आयुर्वेद में मनोविज्ञान है, तो मैंने बताया 16 मानस प्रकृति का वर्णन है। इतना ही नहीं, मन का निरूपण भी आयुर्वेद में बताया है कि मन क्या है, और वो तब बताया गया है जी कि माइंड कंसेप्ट तो नहीं, शब्द भी नहीं था। तो मन को सबसे पहले जाना तो वेद ने और बाद में जाना तो आयुर्वेद ने। तो मन को ही पूरा का पूरा केंद्र में रखते हुए चिकित्सा पद्धति बताई है। तीसरे मानस रोग, अपस्मार है और बहुत सारे मानस रोग है, तो उसका वर्णन भी आयुर्वेद में मिलता है और उसके कारण और उसकी व्यवस्थित रूप से चिकित्सा आयुर्वेद में बताई गई है। तो ये पूरा का पूरा जो मिथ्स एक फैला हुआ है कि आयुर्वेद में कोई मनोविज्ञान नहीं है, अपितु सबसे स्ट्रॉन्ग जो मनोविज्ञान, सबसे पुराना और सबसे सही तरीके से जो मनोविज्ञान किसी ने बताया है, तो ये चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद ने बताया है। आज उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। तो आज थोड़े मिथ्स के ऊपर हमने बात की। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारी शास्त्रोक्त आयुर्वेदा चैनल और आचार्य मेहुल भाई चैनल पर ये ज्ञान ले सकते हैं और आयुर्वेद के प्रचार और प्रसार के हमारे कार्य में आप सहयोग दे सकते हैं। नमस्कार।